Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program and this is an paper analysis video for paper 2 for 2015 year। तो यहाँ पे बेसिकली देखो ये वीडियो मैं पहले बताता हूँ आपको किस लिए इम्पोर्टेंट है एंड व्हाई इट्स वेरी मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट टू वॉच। तो whether you are going to start the preparation for IIT or you are in the final stage, if you are going to start then ये जो पेपर की एनालिसिस है बेसिकली वो आपको आइडिया देता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन सी 11th क्लास से कितना इंपॉर्टेंट, कितना पार्ट 12th से आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के जो डाउट्स रहते हैं बच्चों के, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस एक्चुअली। अनदर थिंग इज़ दैट आप इनिशियली बिगनिंग में हो तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा माइंडसेट एक क्रिएट होता है कि हाँ IIT इस लेवल के ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देन ड्यूरिंग योर स्टडीज़ यू विल बी लाइक हैविंग फोकस ऑन दैट थिंग कि ओके आई नीड टू कैच द थिंग्स विच लाइक IIT आस्क, तो वहाँ पे चीज़ें आप कैच करेंगे एंड दैट विल बी लाइक helping you in engaging things during your studies. Similarly, if you are in the final stage of your preparation, then this video will be helping you in making you like realize that yes, IIT is really not very much difficult to crack, but there is some things actually, proper strategy, proper things, if you're following those, it's really like can be cracked easily actually. For scoring good rank you will have to work very hard, no doubt, like without hard work there is not at all possible, not even like I should say like you should not even think about IIT, right? तो उस हिसाब से आसान तो नहीं है, बट मेहनत करते हैं then there is actually way for IIT actually। तो अभी अपन बात करते हैं, तो 2015 में पेपर 2 था, वो क्या था, कैसा था पहले मैं सबसे पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूँ। सो पैटर्न ऑफ द पेपर, तो पैटर्न में थे बेसिकली देर आर टोटल 20 क्वेश्चंस वाज देयर एंड 20 क्वेश्चन में से 8 थे इंटीजर टाइप, सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें है आंसर इनका 0 to 9 इंक्लूडिंग बोथ, ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन का आंसर था। तो लाइक एंड हियर मार्किंग वाज +4 फॉर करेक्ट, 0 इफ नॉट अटेम्प्टेड एंड लाइक ऑन इन ऑल केसेस, ऑल केसेस अगर सही है तो +4 और बाकी ऑल केसेस में 0। नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस वाज मोर देन 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर टाइप MCQ, multiple choice questions, and here the marking scheme was +4 if it is correct, 0 not answered, and -2 for wrong. So here it's negative marking also. And last there were 2 paragraph based, passage based questions actually, like 2 passages and each passage containing 2 questions. So there were 4 questions basically, 4 questions based on 2 passages or paragraphs. तो यहाँ पर भी वही मार्किंग स्कीम बेसिकली +4 करेक्ट, 0 नॉट आंसर्ड एंड -2 for wrong. So this was the pattern of the paper. Next thing is here comes like for this paper how many questions was asked from 11th part and 12th part, right? So number of questions from 11th and from 12th, ठीक है ना। तो 11th से 8 क्वेश्चंस, 12th से 12 क्वेश्चन बेसिकली। मार्क्स इज इट क्लास वाइज, 11th से जो 8 क्वेश्चन थे तो उनका मार्क्स था, जो वेटेज था मार्क्स का, दैट वाज बेसिकली 32 मार्क्स एंड इट्स 48 मार्क्स। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बेस्ड ऑन क्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेटली लाइक 12th क्लास हैज मोर वेटेज कंपेयर टू द 11th क्लास एंड दैट्स लाइक नॉर्मल ट्रेंड एक्चुअली, ऐसा ही मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, नॉट ऑलवेज, समटाइम इट इवन हैपन लाइक 50-50%। 11th का ज़्यादा हो ये रेयरली होता है, दैट combination doesn't exist almost you can say, but most of the time 12th has like 60%, 55%, or 11th will have 40 to 50% weightage,
ठीक है. So this is about and next things here comes actually like class wise we understood and marks pattern we all, that's all okay clear. And this is also difficulty level. तो यहाँ पे डिफिकल्टी जो क्वेश्चंस हैं मतलब मैं अभी आई विल गो थ्रू द ईच ऑफ द क्वेश्चंस एंड आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट दैट. देखो क्या है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है एंड लाइक हाउ मच डिफिकल्ट इट इज. तो वो आपको हेल्प करेगा कि हाँ अरे आईआईटी के ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं एंड लाइक दैट्स लाइक इजी क्वेश्चंस आल्सो देयर एक्चुअली. तो क्रैकिंग आईआईटी अगर आप थोड़ा सा लाइक लोअर और मिडिल जोन में है देन योर फोकस मस्ट बी ऑन ऑप्टिमाइजिंग योर मार्क्स बाय selecting your easy or medium level questions. You should stay away from difficult questions and that you will be like understanding when you are reading it once. Actually आपको एक बार पढ़ने पे आइडिया लग जाता है कि समझ में आ रहा है क्वेश्चन कुछ तो इजी है, लाइक हाँ मतलब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. एक बार कुछ हवा भी नहीं लगती है दैट मीन्स लाइक इट्स द क्वेश्चन विच इज सपोज टू बी लेफ्ट विदाउट टचिंग इट. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो यहाँ पे अगर हम लाइक एक डिफ़िकल्टी बेसिस पे बात करें ओवरऑल पेपर की, सो दिस पेपर 2 वाज मोर ऑफ लाइक लिटिल बिट मीडियम टू इट्स डिफ़िकल्टी लेवल, इज इट, एंड इट वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, राइट. मतलब मोर ऑफ मॉडरेट टू डिफिकल्ट बेसिकली, नॉट इजी पार्ट बेसिकली. अच्छा पेपर था बेसिकली यहाँ पे चीज़ें. एंड इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली, सो दिस इज फॉर कंप्लीट आई एम लाइक पेपर 1 एंड पेपर 2 इंक्लूडिंग. सो इजी क्वेश्चंस इफ आई से मीडियम और मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, तो देयर वर बेसिकली 11 easy questions. There are 17 difficult question and moderate question and 12 difficult question. This was the like number of questions. तो easy questions देखो अभी अपन पेपर जब सॉल्व करेंगे I will tell, I'm like when I will be explaining you I will tell you that कि हाँ कितना आसान होती हैं चीज़ें. कुछ तो मतलब बेसिक कंसेप्ट बेस्ड फार्मूला बेस्ड चीज़ें होते हैं, सीधा आपको आता है तो मतलब जस्ट looking at the problem you don't have to even use your pen and paper, you can directly answer even that type of questions also asked in IIT actually. ठीक है ना. तो 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मतलब आपने ठीक ठाक थोड़ा सा चीज़ें आपको आती हैं, कंसेप्ट बेसिक आता है और एप्लीकेशन बहुत इजी you will be able to solve. 17 questions like समथिंग यू हैव टू इवन थिंक अबाउट इट बेसिकली. हाँ चीज़ें अच्छा फार्मूला आपको आना चाहिए, एप्लीकेशन ठीक ठाक आपको आना चाहिए, देन यू विल बी लाइक एबल टू सॉल्व इट. सम लिटिल बिट लेंथी एंड कैलकुलेशन पार्ट विल बी आल्सो देयर. और डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ ये समझ लो कि आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जो आपने कभी देखी नहीं ये चीज़ें, दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत दौड़ाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी लाइक. सो फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टे अवे फ्रॉम दीज क्वेश्चंस एक्चुअली, बिकॉज इफ यू आर स्टकिंग विद देयर यू विल बी लूजिंग इवन दीज मार्क्स हियर आल्सो. ठीक है ना. तो मार्क्स के बेसिस पे अगर इनको बात करें तो ये जो फिजिक्स में थे उनका वेटेज था 44 मार्क्स एंड दिस इज बेसिकली 68 मार्क्स, दिस इज 56 मार्क्स एंड द टोटल मार्क्स वाज 168. तो जो फिजिक्स का पेपर है फॉर एवरी सब्जेक्ट टोटल मार्क्स वाज 168. तो ये है नॉर्मली, मैं आपको बताऊँ ना, हमेशा you can go for the analysis of even like any number of papers starting from the beginning to end. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पूरे क्वेश्चन आसान आ जाए या पूरे क्वेश्चन मीडियम या पूरे क्वेश्चन डिफिकल्ट. हमेशा the weightage might change sometime. कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो वेटेज है इजी का वो 22, 35, 30 मतलब जो रेंज है नॉर्मली 22, 30, 35% ऐसी रहती है. ये अगेन 30 to 40 something like that, 45 also sometime, and this weight is difficult depending on from 20 maybe 15 to 30 something, तो 35 भी हो सकता है. तो अगर यहाँ का वेटेज ज़्यादा हो जाता है then overall paper goes to like difficult zone. If these many number of questions easy or more, then overall paper is like easy, belonging to easy, and so on for moderate. So here like more questions was there for moderate, so overall the paper was moderate and more like compared to easy, the more questions was difficult. So this is the like difficulty level. But एक बात मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि इस पूरे पेपर में जो कट ऑफ है ना बेसिकली, मैं चलो पहले कट ऑफ पे आता हूँ सीधा है डायरेक्टली. तो जो कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स देखो कितना है जनरल के लिए, ओपन कैटेगरी मार्क्स परसेंटेज, ठीक है ना. इट वॉज 35% एंड 1
just let me just tell you, it was 176 marks out of 504 something, 508 or 504, ठीक है ना, 168 मल्टीप्लाइड बाई 3, 504. ओके, तो इसमें से लाइक ओपन जनरल कैटेगरी के लिए इतना 176 मार्क्स एंड दैट इज 35%. ठीक है, 176 के लिए भी अगर आप देखें तो ये कितना हो रहा है 44 लाइक मल्टीप्लाइड बाई 3, it will be like 12, it will be like no, it will be more than that. तो मतलब लाइक थोड़ा सा आप इजी और यहाँ के भी 2-4 क्वेश्चन, then you will be like cracking, basically just qualifying, not like cracking actually, because securing good rank you will have like more, but I am telling you like this is like not very much actually. For OBC the cutoff was basically 31.5 percentage and it was 158 marks, and SC and ST it was basically 88 marks, 88, and it's 17.5 percentage. तो अभी आप समझ सकते हैं लाइक यहाँ पे तो आप देखो इवन आप सिंपली इजी क्वेश्चंस भी करते हैं ना, 44 आधे मार्क्स तो आप फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं सिंपल इजी क्वेश्चंस करने से, ठीक है ना. यहाँ पे आपको इनके लिए इजी कर लो और यहाँ पे थोड़े से कुछ क्वेश्चंस, यू आर क्रैकिंग IIT एक्चुअली, बट थिंग्स आर रियली नॉट इजी. कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा पेपर के दौरान कि इजी क्वेश्चंस कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा है, उसको छोड़ना, स्ट्रेस को मैनेज करना, क्योंकि ये है ना, ये वाले बेसिकली ये होते हैं डरावने, बेसिकली आपको डराते हैं एग्जाम के दौरान. आपके सामने पड़ गया आपकी हालत टाइट हो जाती है, तो आपको इनसे बच के निकलना होता है, इनको ढूंढना होता है. दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क समटाइम लिटिल बिट. उसके लिए आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस, माइंड को पेशेंस कूल रखना है. अगर वो सब चीज़ें आप प्रैक्टिस के दौरान कर लेते हैं देन रियली लाइक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक एक्चुअली. तो ये थोड़ी सी बहुत चीज़ें थी लाइक जो पेपर को आपके पेपर के बारे में आइडिया देती हैं. अनदर थिंग इज़ लाइक जो एक टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज अगर हम वेटेज देखा है तो कौन सी यूनिट से कितना लाइक आता है, वो भी चीज़ें मतलब लाइक दैट टू लाइक इन IIT इट्स वेरीज एक्चुअली, ठीक है ना. बट इस पेपर में लाइक जो पूरा पेपर था 2015 का, उसमें कौन से पार्ट से कितना था, लेट मी टेल यू दैट पार्ट आल्सो लाइक. तो वहाँ चलते हैं. Okay, so if we look at the weightage of like questions and marks for topic and subtopic wise, so I have divided it into units. One is electrodynamics, so there were 9 questions total for complete paper I am talking about, of 36 marks, and it's about 21%, 21.4% weightage. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक है, वो थोड़ी बड़ी यूनिट होती है बेसिकली. यहाँ पे जो टॉपिक तुम्हारे आते हैं कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली. तो यहाँ पे देखो जो मेनली वेटेज था दैट वाज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक को ज़्यादा वेटेज दे दिया जाता है, कभी EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह उसको भी वेटेज अच्छा खासा दे दिया जाता है बेसिकली. बट ये है कि ओवरऑल दिस यूनिट हैज़ गुड वेटेज मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक गुड वेटेज इज़ देयर. उसी के साथ साथ ये काफ़ी बड़ी यूनिट भी होती है. तो लाइक दिस इज़ अबाउट दैट. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं होता है, और यहाँ से भी लाइक वो ये समझ लो कि ठीक ठाक यूनिट रहती है, और लाइक सम ऑलवेज लाइक ओके क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट आल्सो. तो जैसे इसमें ये थोड़ा सा अगर देखा जाए तो मेहनत तो ज़्यादा है, फिर भी वेटेज इसका थोड़ा सा कम दिया गया है, बट इट्स लाइक आल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास जो हीट ट्रांसफर एंड KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें जो था KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन थे और हीट ट्रांसफर से 1 क्वेश्चन बेसिकली. मैकेनिक्स इट्स लाइक वेरी वास्ट, मतलब काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, मतलब पूरा मोर देन हाफ पार्ट ऑफ द योर 11th क्लास इज अबाउट मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है. तो जिन लोगों की मैकेनिक्स अगर स्ट्रांग है तो वो समझ लो कि लाइक उनकी तो नैया यहीं से पार हो जाती है. बट लाइक मैनी स्टूडेंट फाइंड इट रियली डिफिकल्ट मैकेनिक्स. तो वो क्या है कि 11th क्लास में आते हैं नए और पढ़ते नहीं चीज़ें थोड़ी सी, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है. बट इट हैज़ लाइक यहाँ पे क्या है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें जो आते हैं आपके पास. इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटेशन, RBD, यूनिट एंड डायमेंशन, वर्क पावर एनर्जी. तो ये यूनिट्स एंड डायमेंशन यहाँ पे बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, मैं आपको बता दूं. यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड एनालिसिस
काफ़ी छोटा टॉपिक होता है और इससे लगभग ये समझ लो कि हमेशा क्वेश्चंस आपके आते हैं ऑलवेज, और अच्छे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। आरबीडी मतलब एक बहुत ही सॉलिड, बहुत खतरनाक टॉपिक रहता है बेसिकली। आपकी किस्मत है कि आपके आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, अदरवाइज इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो सीधे छोड़ने वाले होते हैं बेसिकली। सो दैट यू विल बी लाइक, आप जो क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ से आपको मतलब आरबीडी से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब आप जितना कर सकते हो प्रिपेयर करके जाओ, मतलब लाइक, बट यू शुड नॉट बी लाइक एक्सपेक्टिंग मच है, क्योंकि आरबीडी से ऐसा क्वेश्चन आता है कि लाइक या तो आप हिला भी नहीं पाओगे। हाँ आएगा तो सिंपल सा है, तो एक बार पढ़ करने में ही आपको हो जाता है बेसिक में। तो बेसिकली जैसे इस पेपर में था वो आरबीडी का एक क्वेश्चन काफ़ी आसानी था बेसिकली चीज़ें, आई विल टेल यू। तो दिस इज अबाउट मैकेनिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आई विल से लाइक इट्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड बेसिकली, कि अगर आपको पास होने का है और अच्छा मार्क्स लाना है तो, क्योंकि यहाँ पे है टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटम बोर मॉडल। चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है नॉर्मली, लाइक इट्स रियली क्वाइट गुड वेटेज एक्चुअली, जिसको आप आसानी से, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं आती, अगर आपको समझ में आ जाता है तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है ना। सो दैट इज़ द लाइक अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली हियर। तो ये चीज़ें मतलब आपके लिए, अगर आपको कम टाइम है, लास्ट में है, और अगर आपको मतलब अच्छा जस्ट स्कोर करना है, आप ये समझ लो कि इस टॉपिक को पीछे पड़ जाओ, कवर कर लो। आप एकदम स्क्रैच से चल करके भी आप इसको 15-20 दिन में मतलब लाइक नॉर्मल स्टडी करोगे तो आप सॉलिड बना सकते हैं इस टॉपिक को बेसिकली, और अच्छा वेटेज रहता है हमेशा, ठीक है ना। इसमें भी न्यूक्लियर फिजिक्स से मतलब थे, मतलब बेसिकली 3 क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बोर मॉडल एंड एटॉमिक फिजिक्स 1 एंड 2 क्वेश्चंस एक्चुअली। तो ये जहाँ पे देख सकते हैं आप 20% वेटेज है आउट इन फिजिक्स बेसिकली। ऑप्टिक्स आल्सो यहाँ पर भी जैसे इस साल तो काफ़ी अच्छा, मतलब लाइक 6 क्वेश्चन टोटल। ऑप्टिक्स में एक मॉडर्न फिजिक्स आता है, सॉरी एक वेव ऑप्टिक्स आता है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स तो मतलब कुछ घंटे का टॉपिक होता है, आप अगर एक दिन में पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, 2 दिन में मेरे हिसाब से जीरो से लेकर के एकदम मास्टरी तक खत्म कर सकते हैं 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में उतने में ही, और आपका एक क्वेश्चन तो पक्का का पक्का हो जाता है बेसिकली यहाँ पे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा टॉपिक रहता है बेसिकली, बट वहाँ पर भी इस कभी कभी होता है मतलब लाइक टॉपिक तो मतलब क्वेश्चंस तो उससे पक्का आते हैं बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से भी, बट कभी कभी वेटेज थोड़ा कम दे दिया जाता है, मेहनत ज़्यादा करवा करके और कम मेरे, बट यहाँ पे आपको जितनी मेहनत थी उससे ज़्यादा मतलब आपको लाइक क्वेश्चंस दिए गए एंड गुड वेटेज गिवन टू इट, तो दैट वाज आल्सो लाइक गुड। एसएचएम एंड वेव, यहाँ पे एक आता है एसएचएम और वेव, साउंड वेव एंड स्ट्रिंग वेव। जैसे इस पेपर की बात करें तो दोनों ही क्वेश्चन एसएचएम के थे, और ये दोनों ही मतलब ज़बरदस्त मेहनत करवाने वाले, और किस्मत फिर आपकी मतलब कि अच्छा वेटेज अगर आ जाता है तो इट विल बी लाइक रिवार्ड्स फॉर यू। अदरवाइज मतलब टॉपिक तो ये दोनों ही बड़े और अच्छे हैं बेसिकली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक वैसे उसके हिसाब से देखा है तो 5% वेटेज इट वाज ओके। तो दिस इज़ अबाउट योर वेटेज ऑफ मार्क्स एंड क्वेश्चंस and percentage weightage about your different topics and सब टॉपिक। अभी मैं थोड़ा सा आपको चलता हूँ और लाइक क्वेश्चन का ओवरव्यू देता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चंस थे और उनको कैसे कैसे लाइक आप अप्रोच कर सकते थे, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट एंड ऑल दैट। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट टू। Okay, so next look at the questions are basically asked in the paper. So here we have question number 1. Electron in an excited state of lithium 2 plus ion has an angular momentum 3h by 2 pi. The de Broglie wavelength of the electron in this state is p pi into a naught. The value of p. तो ये बहुत ही लाइक मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम एल दिया गया है जो कि NH by 2 पाई होता है। यहाँ से सीधा सीधा एन की वैल्यू 3 दे दी गई, तो उसमें आपको रेडियस, वेलोसिटी सब कुछ निकाल सकते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। सो लाइक एंगुलर मोमेंटम दिस इज mvr, यहाँ से आपके पास मोमेंटम आ जाता है, रेडियस आपको r is equal to this is a naught into n square by z, you will get radius, then lambda is equal to h by p। तो यहाँ से simple straightforward question actually. This is question number 1. Next question number 2. A large spherical mass m is fixed at one point and two identical masses are kept at b। तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक बड़ा मास है और दो मासेस इस तरह से यहाँ पर रखे गए हैं, दोनों को एक मासलेस रॉड से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये कैपिटल M, स्मॉल m, आइडेंटिकल। ये पूछा जाता है कि एक कंडीशन है कि लाइक इसमें ये जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन 0 है, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, इसकी वजह से इस पर इधर फोर्स, इसकी वजह से इधर फोर्स, लेट्स से F1 F2, और इस पर दोनों की वजह से इधर F कैपिटल M
एफ स्मॉल एफ, और ए अगर दोनों फोर्स यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ और रिजल्टेंट फोर्स ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं देन देयर विल बी नो टेंशन एक्चुअली। तो ये था बेसिकली स्कैटर्स, दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं तो लाइक थोड़ा सा ठीक ठाक है, बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, सो इट विल बी इजी टू मॉडरेट बेसिकली सॉल्विंग, यू विल गेट आंसर इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एनर्जी ऑफ सिस्टम एज फंक्शन ऑफ टाइम, इट्स बेस्ड ऑन बेसिकली एरर एनालिसिस। तो यहाँ पे एनर्जी एक फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया गया E इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस अल्फा टी। ये एक यहाँ पे ए और टी में आपको परसेंटेज एरर दिया गया है, ई की वैल्यू में परसेंटेज एरर पूछा गया था। एक एरर एनालिसिस का बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है बेसिकली। सो आई विल आल्सो कीप इट मोर ऑफ इजी लाइक कैटेगरी। मतलब आपको एरर एनालिसिस बेसिक से आती है तो आप सिंपली डिफरेंशिएट करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वाज 4 में आपको दिया गया है, हाँ थोड़ा 4 में सोचने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं। Density of two solid sphere A and B as for same radii r vary with distance। तो यहाँ पर डेंसिटी है वो r की फंक्शन दे रखी है डिस्टेंस के साथ। The moment of inertia of the individual sphere about the axis passing through IA and IB, तो इसका रेशियो तुम्हें पूछा गया है। तो दो स्फीयर हैं और दोनों की डेंसिटी है वो ρ1 और ρ2। इट्स बेसिकली फंक्शन ऑफ इट्स k r by capital R power 5, this is k r by capital R power 1। ये डेंसिटी है। अब इनके एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB है। ये आपको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना था, बेसिकली स्मॉल एलिमेंट लेकर के उसको इंटीग्रेट करेंगे आप, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है तो उनका रेशियो, तो इट विल बी लाइक मोर ऑफ मॉडरेट बिकॉज़ अच्छा खासा कैलकुलस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये सब इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं। 5 में है आपको 4 हार्मोनिक वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज एंड एम्पलीट्यूड, यहाँ पे आपको फेज में दे रखा है, मतलब दे आर सुपरइम्पोज्ड। तो 4 हार्मोनिक वेव है, एक इधर है, दूसरा ये फेज में, तीसरा ये फेज में, चौथा ये फेज में। तो इनको सबको बेसिकली आपको एम्पलीट्यूड को वेक्टरली जो एडिशन होता है वेक्टर एडिशन से ऐड करना था, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो दिस इज आल्सो लाइक योर मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है रेडियो एक्टिव मटेरियल, इट्स एक्टिविटी। तो यहाँ पे दो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जिसकी एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी dN/dt और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी R dA/dt बेसिकली। फॉर टू रेडियो एक्टिव, दोनों की मीन लाइफ है, एक की टाउ है, दूसरे की थीटा है, और इनिशियली ओके वेयर एंटी इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सो फॉर रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिफाइन दिस, एंड टू एक्टिविटी मीन दिस have same activity at t equal to 0। t equal to 0 पे इनकी एक्टिविटी सेम है। यहाँ पे बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, मान लेते हैं n is equal to some n1 e raised to minus t by lambda t। तो लैम्डा को आप मीन लाइफ दे रखा है तो t by tau, दूसरे केस में n2 e raised to minus t by 2 tau। तो n1 n2 आपके पास दोनों आ जाते हैं, इसकी एक्टिविटी निकालोगे, रेट ऑफ एक्टिविटी निकालोगे, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे a1 बराबर a2 कर देते हैं, आपके पास एक कंडीशन आ जाती है, और फिर t टाइम पे इनकी रेट ऑफ एक्टिविटी, चेंज ऑफ एक्टिविटी और उसका रेशियो निकाल के, तो ठीक ठाक इट विल बी लाइक मॉडरेट टू टफ बेसिकली पार्ट क्वेश्चन, यू कैन कीप इट। तो थोड़ा सा लेंथी और सोचने वाला, अगर आपको ये भी है कि चीजें मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, क्वेश्चन है, एंड लाइक इफ यू आर फैमिलियर विद दिस न्यूक्लियर फिजिक्स यू कैन बी लाइक एबल टू सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 7। तो 7 में आपको दिया गया है, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स बेसिकली। मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री ऑन वन ऑफ द फेस। एक आपके पास रिलेशन दिया गया है और एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट है। Correspondingly, it will have R1, it will have R2, and it's finally going here theta। तो यहाँ पे क्या करने पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ले लो, ठीक है, R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे, this is given as 60, और यहाँ पे बेसिकली तो आपके पास sin of theta will be something function of n and all that will be there। अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना था d थीटा by dn, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है और उसमें ये थीटा की वैल्यू के लिए और n की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करके तो ये वैल्यू आपको पूछी गई थी। सो दिस इज आल्सो लाइक गुड क्वेश्चन, यू कैन कीप इट लिटिल मॉडरेट टू टफ पार्ट बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 8 क्वेश्चन, इट्स बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर्किट डायग्राम आपको दिया गया है और ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता था, बट इट्स बेसिक एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बेसिकली यहाँ पे 2 बार आपको व्हीटस्टोन ब्रिज लगाना था, सॉल्व करके आपके पास नेट R इक्विवेलेंट आ जाता है एंड सिंपल करंट कैन बी कैलकुलेटेड। दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेशन।
वो भी बैलेंस्ड एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो दैट इज अबाउट, तो देख सकते हैं कि लाइक आईआईटी के क्वेश्चन सीरियसली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी क्वेश्चंस मतलब यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। और ये भी एप्लीकेशन सिंपल बेस्ड है, ये सीधा सीधा है, यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन आपको इशू था, अदरवाइज इट्स लाइक इजी, दैट्स ऑल बेसिकली चीजें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इट्स आल्सो बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स, बाइंडिंग एनर्जी एंड ऑल दैट। ये थोड़ा सा आपको मतलब डरावने वाला टाइप का क्वेश्चन। Another thing is up to 8 questions, these were integer type questions. Next question number 9 to and like next 8 question means 16, they were one or more than one correct option type. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको सभी क्वेश्चंस मतलब लाइक पूरे ऑप्शंस करेक्ट होंगे तो ही आपको आंसर से मिलेगा, अदरवाइज आपने 2 करेक्ट ऑप्शन टिक कर दिए, एक गलत ऑप्शन टिक कर दिया, तब भी आपके पास -2 मार्क्स। सो इट्स लाइक बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, जो कि ये क्वेश्चंस को जो ये पार्ट है वन और मोर देन वन पार्ट की, उनको क्वेश्चंस इवन आसान होने के बावजूद भी उसको डिफिकल्ट बना देती है। दैट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको जो चीजें सॉलिडली आती हैं अच्छे से, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ता है प्रॉपरली, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख फिजन रिएक्शन है दे रखी है, यूरेनियम 23692 breaking down into xenon and strontium x and y, where x and y are 2 particles. Considering a uranium to be at rest, initially rest में, kinetic energy of the product denoted by this उनकी दे रखी है आपको, let binding energy per nucleon। तो यहाँ पे क्या करना था आपको, binding energy of मतलब binding energy per nucleon multiplied by means 236 multiplied by इसकी binding energy per nucleon BePn माइनस यहाँ पे जो प्रोडक्ट में है 140 एंड 94 दोनों को ऐड करके, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बराबर दे रखी है, तो वहां से सॉल्व करके आपके पास बेसिकली टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी, इतनी एनर्जी रिएक्शन में रिलीज हुई। अब यहाँ पे जो x और y हैं दोनों 2 and 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले जाती हैं, तो दिस टोटल एनर्जी -4 में विल बी द टोटल एनर्जी अवेलेबल फॉर एक्स मतलब ये स्ट्रोंशियम एंड जीनोन। तो अब क्योंकि इनिशियली हमारा जो यूरेनियम है वो रेस्ट में था, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप आसानी से इसकी जीनोन और क्रिप्टॉन, जीनोन और स्ट्रोंशियम की एनर्जी निकाल सकते थे। तो थोड़ा लेंथी एंड सोचने वाला क्वेश्चन था, इट विल बी लाइक मोर ऑफ टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 10, यहाँ पे भी लाइक अच्छा क्वेश्चन है ये। सो टू स्फीयर P and Q ऑफ इक्वल रेडियस, तो यहाँ पे आपको एक लिक्विड दे दिया गया है और 2 स्फीयर्स, 2 लिक्विड भर दिए गए हैं। यहाँ पे एक स्फीयर है, यहाँ पे एक स्फीयर है, इसकी डेंसिटी दे दी गई η1 η2 एंड टर्मिनल स्पीड्स एंड ऑल दैट इज गिवन टू यू। तो फिर इनकी जो रेशियो है कुछ चीजें वो पूछी गई थी। तो यहाँ पे जो एक कंडीशन दी गई है कि इक्विलिब्रियम है, तो इस पर नेट फोर्स निकाल करके मतलब लाइक बॉयंसी फोर्स mg और एक टेंशन ऐसे इस पे लगा के दोनों को बराबर करके एक रिलेशन आ जाता है अपने पास। और नेक्स्ट केस है इस स्फीयर की, इसमें टर्मिनल स्पीड, तो आप vt का फार्मूला निकाल लेंगे, ऐसे भी इस लिक्विड स्फीयर की टर्मिनल स्पीड इस पे निकालेंगे फार्मूला, और उसी को जो फर्स्ट वाली कंडीशन आती थी उसको रीअरेंज करके आपको सॉल्व करके, तो vt मतलब जो टर्मिनल स्पीड है p और q की, उसका रेशियो आपको चेक करने का था। तो थोड़ा लाइक इट्स अ गुड क्वेश्चन बेसिकली, सो मॉडरेट टू टफ इट्स बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 11 में आपको टर्म्स ऑफ इट्स बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस, बेसिकली थोड़ा ये टफ क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चीजें जो दे रखी हैं आपको लाइक इट्स गिवन एज आपको चीजें पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, परमिटिविटी या परमिएबिलिटी, इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनको क्या कर सकते हैं, जब आपको डायमेंशनल चीजें आती हैं तो इनको कुछ फोर्स या एनर्जी से रिलेट करने की कोशिश की जाती है बेसिकली। सो फोर्स होता है आपके पास F = I × L × B, तो इस तरह से फोर्स से इसको रिलेट करेंगे। और यहाँ पे जो c स्पीड होती है 1/μ0 × ε0 √/, तो इस तरह से इनको रीअरेंज करके आपके पास रिलेशन आ जाता है। सो दैट्स लाइक अगेन मॉडरेट टू टफ पार्ट, बेसिकली दैट्स बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन इज बेसिकली स्फीयर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही स्टैंडर्ड और सिंपल सा क्वेश्चन होता है, अपन क्लास में करते हैं। एक स्फीयर है और उसके अंदर एक कैविटी है, तो यहाँ पर ही एक जनरल पॉइंट है, इसको अपन प्लस सिग्मा, यहाँ पे माइनस सिग्मा, और ऐसे ब्रेक करके यहाँ पे किसी पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिंपल बहुत बेसिक सा क्लास का कह रहे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पूछा गया है। तो इस पॉइंट में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में पूछा गया है। सो दैट्स लाइक इजीली स्टैंडर्ड क्वेश्चन एंड विल राइट इट इन इजी बेसिकली। आपको ये चीजें याद थी तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो मैं भूल गए हैं तो थोड़ा सॉल्व करना इसको डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है बेसिकली। तो दैट इज अप टू क्वेश्चन नंबर 12। लेट मी रेज द बोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वाज 13। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ दे दिए गए, बस उन्हीं को क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा घुमा करके दे दिया गया। आप इनको रीड्रॉ करके बहुत आसानी से, तो इनमें इनकी लाइक डक्टिलिटी, तो एरिया अंडर द कर्व हायर और मतलब स्ट्रेंथ वगैरह, तो वो आपको बेसिक कंपैरिजन करनी थी। सो इट विल बी लाइक थोड़ा सा घुमा करके स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस ग्राफ, तो आप उसको रीड्रॉ करके बहुत आसानी से निकाल सकते थे। सो आई विल राइट इट्स आंसर रियली लाइक नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। Next question number 14. 14 question, it's like a spherical body of radius r consists of fluid of constant density and in equilibrium under its own gravity. It's definitely a difficult question basically। आप पहली बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखेंगे आपका दिमाग चकरा जाएगा, आप कुछ क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है बेसिकली। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन था, इसमें क्या हो रहा है, ये सॉलिड स्फीयर है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं ये। तो अभी क्या हो रहा होगा इस स्फीयर पे, इसके लिए यहाँ पे प्रेशर P प्लस dP लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर P। तो अभी क्या हो रहा होगा, एक जो फ्लूइड है, ठीक है ना, इधर वाला एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, एंड प्रेशर ये dP प्लस P, इसका मल्टीप्लाइड बाय एरिया माइनस P इंटू एरिया। ये फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ लग रहा होगा एक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल, ये वाला जो है ग्रेविटी मतलब एक अंदर वाला मास, वो इस पे ग्रेविटेशनल पुल अंदर की तरफ लगा रहा है, वो दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे थे। तो उन दोनों को बैलेंस करने से अपने पास एक रिलेशन आ जाता है यहाँ पे प्रेशर का, dP will get some variation। तो प्रेशर को इंटीग्रेट करके यहाँ पे, बिकॉज एक्सटर्नल यहाँ पे जीरो प्रेशर मान लेते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करके आपके पास प्रेशर का रिलेशन आ जाता है फंक्शन ऑफ R। फिर वही जो R ये वाली डिस्टेंस है, उसी में आपको अलग अलग R की वैल्यू निकाल करके सब्स्टिट्यूट करके चेक करना था ऑप्शन। सो इट्स वाज नो डाउट वेरी टफ क्वेश्चन बेसिकली। तो आपके पास टाइम था तभी आप इसको सोच सकते थे, अदरवाइज सीधा सीधा छोड़ने वाला क्वेश्चन था फर्स्ट अटेम्प्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 15 क्वेश्चन, पैरेलल बीम। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, मतलब बेसिकली जिसमें 1/4 पार्ट को एक डाइलेक्ट्रिक लेट से K2 इसको K1 से कर दिया गया और इसके बीच में K इक्विवेलेंट पूछा गया था। सो थोड़ा सा लेंथी और सोचने वाला क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है बेसिकली, जिसमें आपको इसको ब्रेक करना होता है दोनों सीरीज में, लाइक ये दोनों सीरीज दिस कंप्लीट एंड दिस टू इन पैरेलल, तो वहां से आपको C इक्विवेलेंट फाइंड करना होता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 16 अगेन, आइडियल गैस is confined in a horizontal cylinder by a spring loaded। तो ये भी like one of the difficult question I will say, tough question basically। ये भी क्वेश्चन आपको पहली बार देख करके एकदम छोड़ने वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे आपके पास एक ये सिस्टम दिया गया है, ठीक है, और ये सिलेंडर है एंड दिस इज स्प्रिंग। तो इनिशियली यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इधर का प्रेशर P1 और इधर का कुछ प्रेशर P1। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर, थोड़ी देर बाद ये स्प्रिंग कुछ इधर एक्स अमाउंट कंप्रेस हो जाती है, तो इसमें जो प्रेस फोर्स लगता है, हम ये मान के चलते हुए कि इधर का प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो इधर का जो प्रेशर होगा P दैट विल बी इक्वल टू P प्लस kx डिवाइडेड बाय इट्स एरिया। ये अब इसको इंटीग्रेट करते हैं इनटू dx, तो पूरा इंटीग्रेट करके इनटू dv, तो वहां से अपने पास ये प्रेशर इनटू इसका एरिया इनटू dx, तो ये वर्क डन आ जाता है डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो वो दोनों से चीजों से और फिर रियलाइज करके बाकी आपको जो चीजें सिचुएशन दे रखी है A और B में, फिर फाइनल वॉल्यूम 2 भी हो जा रहा है, फाइनल टेंपरेचर 3T1 हो जाता है, हर एक के लिए आपको सॉल्व करना होता है। सो इट्स लाइक देन यू विल बी गेटिंग आंसर एक्चुअली। तो ये कंडीशन को मानते हुए इधर का प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, देन यू विल गेट आंसर एक्चुअली है। तो टफ क्वेश्चन वाज दिस। तो ये क्वेश्चन बेसिकली छोड़ने वाला था एग्जाम में, ये भी छोड़ने वाला था। अब सिर्फ टाइम होता है काफी ज्यादा, तो ही अटेम्प्ट करने के बारे में सोचने का होता है। नेक्स्ट है बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज। पैसेज क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, बट एक्चुअली अगर आपको पैसेज समझ में आया तो सिंपल क्वेश्चंस बेसिकली। यहाँ पे ये ऑप्टिक्स के बेस्ड पे क्वेश्चन है बेसिकली। यहाँ पे जो फाइबर ऑप्टिक्स है कैसे काम करता है बेसिकली, वहां पे इधर जा रहा है ये दिस
एंड दिस, सो यहाँ पे थीटा r1, दिस इज i। तो ये n1 है, n2 है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, साइन ऑफ i की वैल्यू मतलब बेसिकली निकालनी होती है, दैट कम्स आउट टू द रूट ओवर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। और इसी वैल्यू को बेसिकली इन्होंने na नाम दे दिया है, ठीक है, दिस एक एरे न्यूमेरिकल अपर्चर नाम दे दिया। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे अगर कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आया तो उसके लिए आपको ये डेराइव करना था, फिर इसको मीडियम चेंज करने पे, अलग अलग ये वैल्यूज यूज करने पे, अलग अलग एनए की वैल्यू चेक करके देखनी थी कौन सी इसकी बराबर आ रही है नहीं आ रही है। सो इट्स लाइक ए मीडियम क्वेश्चन बेसिकली। 18 क्वेश्चन तो इसी का बेस्ड है पैसेज पे। वहां पे दो आपको कनेक्ट कर दिया है, इसका एन ए1 है, इस एक का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, एन ए2 है, तो किसका ओवरऑल कंबाइंड में मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर। तो इसमें होता है कि जो लोएस्ट है वो बेसिकली दोनों के लिए काम कर जाए, सो दैट विल बी द लोएस्ट वन विल बी। तो ये सिंपल इजी क्वेश्चन बेसिकली आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 एंड 20 दोस आर आल्सो बेस्ड ऑन वन पैराग्राफ। तो यहाँ पर भी आपको चीजें दी गई हैं कि एक ऐसे मेटलिक कंडक्टर है दिस, और इसमें ऐसे कुछ करंट जा रहा है, दिस इज डी, ये आपके पास W width दे रखी है, एंड दिस इज गिवन एज लेंथ L, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आपको बस यहाँ पे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे लगा दी जाती है, तो करंट फ्लो होगा, चार्ज कैरियर इधर मूव करते हैं, चार्ज कैरियर इधर मूव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन है अगर इधर मूव कर रहा है तो उस पर क्या होगा, फोर्स लगता है। सो V क्रॉस B इस पे इधर फोर्स मतलब बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो एक साइड नेगेटिव साइड, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, तो अल्टीमेटली एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की कंडीशन तुम्हें दे रखी है, वो इतना होता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस में सेलेक्ट से पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, V डिवाइड बाय W विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। दिस इलेक्ट्रिक फोर्स E V by W must be balancing the magnetic force is equal to QV V D into D। इन दोनों को बैलेंस करके तो हमारे पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाता है, और यहाँ से QVD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। पर वही आपको कौन सी पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है उसको कंपैरिजन करके जस्ट आपको वैल्यू चेक करनी थी। तो दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन बेसिकली मॉडरेटली, तो अच्छा क्वेश्चन था बेसिकली थोड़ा। और 20 क्वेश्चन दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, तो दैट इज आल्सो एग्जैक्टली सेम। जो यहाँ पे आपके पास B का पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन आ जाता है, वो पहले केस में B और I को कांस्टेंट कर दिया गया है, सेकंड केस में आपके पास B और एक N और आ रहा है, ये I इज इक्वल टू NeABD, यहाँ पे N है चार्ज कैरियर डेंसिटी, तो पहले केस में था चार्ज कैरियर डेंसिटी और I कांस्टेंट था, सेकंड केस में N और B को बदल दिया जाता है, तो उसका एक्सप्रेशन जो आता है वहां पे आपको B की और N की अलग अलग वैल्यू रख करके फिर आपको ऑप्शंस चेक करने थे। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। तो जितना लाइक 4 मार्क्स हैं, दे विल बी लाइक आर आस्किंग यू टू basically pay the price by working that much hard work for this, उतना दिमाग और प्रैक्टिस करके मतलब तो आपको लाइक बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली योर पेपर फॉर 2015 पार्ट पेपर 2। तो आई होप लाइक चीजें आपको समझ में आई हो कि हाँ आईआईटी क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड दिस वीडियो आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल फॉर योर, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।